कम टू द नेक्स्ट स्टेप, वो है आपकी फॉर्मुलेटिंग रिसर्च ऑब्जेक्टिव। कि अब आपने लिटरेचर भी देख लिया, आपने पता भी लगा लिया कि मेरे को इस टॉपिक पे ही स्टडी करनी है और यहाँ पे गैप है, ये नहीं हुआ है अभी तक, अब मैं इस पे स्टडी करने जा रहा हूँ। तो वो चीज़ क्या हुई कि अब आप जो करने जा रहे हैं उसका आगे जाके क्या फ़ायदा होगा, या जब आप ये स्टडी कंडक्ट करके निपटेंगे और इसमें जब आप फाइंडिंग्स आपकी निकाल लेंगे तो उसका आगे जाके क्या फ़र्क पड़ने वाला है, किस चीज़ पे है ना, उसका सिग्निफिकेंस क्या रहने वाला है, या वो किन किन चीज़ों को कवर करने वाली है, या उसका पर्पस क्या है हाइपोथेसिस के हिसाब से। तो वो क्या है, आप ऑब्जेक्टिव को फॉर्म करने जा रहे हैं। लाइक ऑब्जेक्टिव इज काइंड ऑफ पर्पस, जो आपके स्टडी का उद्देश्य है उन्हीं को आप लेबलाइज कर देते हैं कि लिख देते हैं कि मेरी स्टडी को मैं ये करूँगा तो उससे ये अचीव होगा, है ना, वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो अब आप क्या कर रहे हैं कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम कर दिया आपने, देख लिया कि कौन सा प्रॉब्लम है, फिर लिटरेचर देख लिया कि हाँ सही है, मेरा जो प्रॉब्लम है मैंने एक स्पेसिफिकली निकाल लिया है, उससे रिलेटेड जितनी स्टडी हुई है मैंने वो भी पढ़ लिया था, मेरे दिमाग में है कि मेरे को क्या नहीं करना है। अब फिर तीसरी जो चीज़ है कि अब मैं देख रहा हूँ कि मैं जो करने जा रहा हूँ उससे क्या क्या, उसमें मैं क्या क्या इंक्लूड करूँगा, उसकी वजह से क्या क्या फ़ायदा होगा, उसका पर्पज़ क्या क्या है। तो वो जो चीज़ है उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव आर द स्टेटमेंट दे डिफाइन व्हाट द रिसर्चर इंटेंड टू अचीव, कि रिसर्चर का क्या माना है कि वो क्या अचीव करने जा रहा है ना। और हाइपोथेसिस आर टेस्टेबल प्रेडिक्शन, हाइपोथेसिस या फिर जो भी उसने हाइपोथेसिस बनाई है उसके थ्रू वो मतलब उसको जब टेस्ट करेगा तो उससे क्या क्या फ़ायदा होगा। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होने चाहिए, मीजरेबल होने चाहिए, अटेनेबल होने चाहिए। ऐसे ऑब्जेक्टिव जिनको आप, पहली बात तो जो स्पेसिफिक हो, आपके टॉपिक से रिलेटेड हो, एकदम उसी बहुत कोर टॉपिक को पिक करके चले, या कोर टॉपिक को कंसिडर करके चले कि हाँ मेरा जो है बहुत स्पेसिफिकली, लाइक मैं जीबी पे कर रहा हूँ रिसर्च, जीबीएस पे, जीबी सिंड्रोम पे, गुएनबेरी पे, तो वो वही हो, है ना, उसी के रिगार्डिंग हो, चाहे वो माइलिन शीट के डीजनरेशन से रिगार्डिंग हो या फिर, है ना, तो जो भी न्यूरोग्लियल सेल्स है उनमें क्या प्रोसेस होता है उस एटॉमिक लेवल पे, है ना, या फिर मॉलिक्यूलर लेवल पे जो भी चेंजेस हो रहे हैं, तो बहुत ही स्पेसिफिक होने चाहिए और ऐसे होने चाहिए जिनको मेजर किया जा सके, कि जिनमें अगर डिफरेंस आ रहा है, लाइक वेरिएबल्स में कोज इफेक्ट को नापा जा सके, है ना। थर्ड चीज़ रिलेवेंट होना चाहिए, जो आपके मेन जो की टर्म है, की टॉपिक है आपका, उससे इधर उधर नहीं होना चाहिए, उससे रिलेटेड ही होना चाहिए। अटेनेबल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि जिसको आप अटेन कर सकें, है ना। और जो है टाइम बाउंड होना चाहिए। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया है, स्मार्ट चार्ट को फॉलो किया है। तो मैं भी यहाँ पे बता देता हूँ आपको, SMART, वही स्पेसिफिक, मीजरेबल, है ना, इट्स नॉट दैट मीजरेबल जर्क वाली बात नहीं है, इट्स लाइक मीजरेबल, है ना, जिनको नापा जा सके। एंड क्या बोलते हैं इसको, अटेनेबल। नेक्स्ट जो आपका रिलेवेंट होना चाहिए और टाइम बाउंड। ऐसा नहीं है कि आपके ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि जो 100 साल में आप उनको अचीव ही नहीं कर पा रहे, स्टडी का जो टाइम ड्यूरेशन है उससे बीच में वो अटेन हो जाने चाहिए। तो दिस इज आप इसको अब जब स्मार्ट करके आप जब इनको हाईलाइट करके लिखेंगे SMART, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जब आप इस तरीके से लिखते हैं तो एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगता है कि यार छोरे ने एक निमोनिक टाइप बनाया हुआ है, उसको बहुत ईजी हो जाता है पढ़ने के लिए। तो दिस इज़ वेरी अट्रैक्टिव थिंग टू, है ना। और नेक्स्ट चीज़ जो है, हाइपोथेसिस ऐसी होनी चाहिए जो दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को ऑब्जेक्ट करे, बताए कि भाई हाँ है, ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं है ना, जिसको आप टेस्ट करने जा रहे हैं। अब देखो, टू असेस द रिलेशनशिप बिटवीन ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन लर्निंग एंड स्ट्रेस अमंग द अंडर ग्रेजुएट्स, ये इसका ऑब्जेक्टिव है कि मैं मेरी स्टडी में ये जो पता लगाने जा रहा हूँ उसका ये ऑब्जेक्टिव है कि ऑनलाइन टीचिंग का बच्चों के स्ट्रेस लेवल पे क्या फ़र्क पड़ता है एकेडमिक, है ना। हाइपोथेसिस इंक्रीज टाइम स्पेंड ऑन ऑनलाइन लर्निंग। अब इसका हाइपोथेसिस ने जिसको प्रेडिक्ट करने जा रहा है वो ये है कि इंक्रीज टाइम स्पेंड ऑन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म इंक्रीज स्ट्रेस लेवल, कि जितना ऑनलाइन आदमी पढ़ता है उससे उसका स्ट्रेस लेवल और ज़्यादा बढ़ता जाता है ना। सो एज यू कैन सी अपन ने तीनों चीज़ें देख ली, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम एंड दूसरा जो था वो है आपका लिटरेचर, और तीसरा ऑब्जेक्टिव का फॉर्मुलेशन, है ना। ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन में आपने देखा कि स्मार्ट होना चाहिए, SMART स्मार्ट, है ना, वही स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड, ये है। फोर्थ जो चीज़ है कि भाई आपने अब देख लिया, अब आपको डिसाइड करना है कि मेरी जो स्टडी में कंडक्ट करने जा रहा हूँ उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। अप्रोच तो आप बहुत पहले ही सोच लेते हैं कि मैं भाई एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी करने जा रहा हूँ, या फिर वो इसका ऐसा रहेगा, वो एक ब्रॉडर चीज़ है। पर अब आप स्पेसिफिकली कि कौन सा डिज़ाइन आप लेने जा रहे हैं, तो वो आप देखेंगे कि रिसर्च डिज़ाइन आप सेलेक्ट करते हैं। डिज़ाइन क्या है, दिस स्टेप इन्वॉल्व प्लानिंग द मेथड्स एंड strategy for collecting and analyzing data।
कि आपने एक प्लान किया कि मैं किस तरीके से डेटा को कलेक्ट करूंगा और उस डाटा को किस हिसाब से एनालाइज करूंगा। दिस इज द रिसर्च डिज़ाइन विल कवर दिस स्टफ, है ना, कि आप जिस टाइप की डिज़ाइन छाटेंगे उस हिसाब से आपको पता लगेगा कि मैं हाउ आई एम गोइंग टू कलेक्ट द डेटा एंड हाउ आई एम गोइंग टू एनालाइज इट, है ना। तो डिज़ाइन के हिसाब से आप डेटा कलेक्शन का आपका तरीका भी आपका चेंज हो जाता है, ठीक है। अब टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन से डेटा कलेक्शन कंक्लूजन पे क्या फ़र्क पड़ता है, एनालिसिस पे क्या फ़र्क पड़ता है, लाइक डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लोरेटरी, ये रिसर्च के डिज़ाइन है। डिस्क्रिप्टिव में आप क्या करते हैं, लाइक सर्वेज करते हैं, या इन्होंने भाई साहब ने सर्वेज का वो टिका रखा है ना, ये है ना। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइक सर्वे ये ले रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल कॉज एंड इफेक्ट को पता लगाते हैं रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल से। एक्सप्लोरेटरी मतलब कोई फिनोमेना जिसको एक्सप्लोर करते हैं जो अभी तक जाना नहीं गया है ना, विदाउट जिसकी एक्सपेक्टेशन कुछ भी नहीं है, इट कैन बी कम आउट ऑफ टू बिकम एनीथिंग, भाई कुछ भी नया हो सकता है। यू गोइंग टू एक्सप्लोर अ थिंग, वो जाके ही आपको पता लगेगा, वो करके आपको पता लगेगा। तो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना। तो इस टाइप के आप डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक एक्सपेरिमेंटल, एक्सप्लोरेटरी और डिस्क्रिप्टिव और जो भी है ना। फॉर स्ट्रेस स्टडी यूज डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन टू कंडक्ट सर्वेज एंड, अब ये सिर्फ क्या कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ में, अपन आपको पता है डिस्क्रिप्टिव मैंने डिज़ाइन पढ़ा दिया है आपको, रिसर्च के टाइप पढ़ा दिया। डिस्क्रिप्टिव में क्या करते हैं आप, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव का दूसरा नाम क्या होता है, ऑब्जर्वेशनल भी आप बोलते हैं, ऑब्जर्वेशनल इस टाइप की स्टडी भी अपन इसको बोलते हैं। इसमें आप सिर्फ क्या करते हैं, जो हो रहा है आप उसको जो है पार्टिसिपेंट है आपका रिसर्च में, जो पार्टिसिपेंट है वो आपको डिस्क्राइब करता है, आप वो देखते हैं, उस हिसाब से आप डेटा को कलेक्ट करके एनालाइज करके इंटरप्रेट करते हैं, बस ये करते हैं आप। यू डू नॉट डू अ मैनिपुलेशन थिंग, ओके। आप कुछ भी ऐसा कुछ नहीं करते, यू जस्ट टेक डाटा एंड एनालाइज इट, है ना। तो ये वाली चीज़ है। तो स्ट्रेस स्टडी के लिए आप सपोज करें कि सिर्फ डिस्क्रिप्टिव स्टडी करिए, 100 बच्चे लिए हैं और उनको ऑब्जर्व किया है या उनका सर्वे लिया है और उससे जो डेटा आया है और उसकी जो स्कोरिंग आपने करी है उससे आप ये पता लगा रहे हैं कि भाई इतने % बच्चों में इस टाइप का स्ट्रेस देखने को मिल रहा है, या फिर ये इतना फैसिलिटेट कर रहा है ऑनलाइन लर्निंग इनको, है ना। ये जो भी स्ट्रेस आप मेजर करने के लिए जो आपने टूल्स बनाए उस हिसाब से आप कर सकते हैं, है ना। तो ये इन्होंने स्पेसिफिक डिज़ाइन लिया है यहाँ पे। तो आप क्या कर रहे हैं, फोर्थ जो चीज़ आपने करी वो क्या करी कि डिज़ाइन आपने चेक किया कि रिसर्च डिज़ाइन में कौन सा लूँगा, है ना, डिज़ाइन। नेक्स्ट जो चीज़ है कि अब आपने डिज़ाइन ले लिया कि मैं ये है, अब मैं किन पे स्टडी करूँगा, लाइक मेरी पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन मैंने टर्म्स में आपको बताई थी, लाइक मैं स्टूडेंट्स ले रहा हूँ, है ना। अब स्टूडेंट्स में भी मैं कौन से स्टूडेंट ले रहा हूँ, लाइक मैं 12th के स्टूडेंट ले रहा हूँ, 10th के स्टूडेंट्स ले रहा हूँ, या फिर आजकल जो नीट और जेई वाले बच्चे हैं मैं उनको ले रहा हूँ, जो कोचिंग वाले बच्चे हैं, है ना, जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें मैंने उनको ले लिया, उनका एज ग्रुप 25 से 27 है, जो भी है। तो वो मैं पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करूँगा, है ना, कि मेरी पॉपुलेशन ये है। लाइक मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे जिन्होंने ऑनलाइन कोर्स ले रखा है, जिन भी कोचिंग से, तो उनको मैंने ले लिया है ना। अब उनमें से फिर मैं सैम्पलिंग करूँगा कि भाई उनमें से मैं छाँटूँगा कि लाइक मेरा पॉपुलेशन टोटल ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे स्पेसिफिकली जिन्होंने ऑनलाइन कोर्स ले रखे, तो बहुत टाइप के बच्चे ले रहे हैं, लाइक बैंक की तैयारी करने वाले भी ले रहे हैं, नर्सिंग वाले भी ले रहे हैं। आजकल तो हर फील्ड में ऑनलाइन का इतना बोलबाला है, तो उनमें से अब आप उसमें से भी स्पेसिफिकली कितने बच्चे ले रहे हैं, लाइक मैंने सिर्फ 1000 बच्चे ले। 1000 भाई इज़ अ ह्यूज हैंडसम, भाई ये बहुत बड़ा वो है सैम्पल साइज़ है। दिस इज़ नॉट अ ईजी थिंग। PhD लेवल में हज़ार लोग लेते हैं सैम्पल, क्योंकि बहुत ही जितना ज़्यादा सैम्पल साइज़ आप बड़ा करते जाते हो, देयर आर चांसेस दैट बाइसनेस हो स्टडी में, बहुत एरर्स आ जाते हैं, इसलिए तो PhD वाले इतने डाटा को संभाल सकते हैं, है ना, PhD स्कॉलर्स, है ना। तो ग्रेजुएशन वाले जो बहुत स्मॉल सैंपल पे काम करते हैं, मास्टर वाले से थोड़े बड़े पे। तो आपने पूरे वो ली, अब इन्होंने सैंपल लिया, फिर उसका, है ना, तो इनकी टारगेट पॉपुलेशन थी, तो ये वाली चीज़ है। तो आप पॉपुलेशन इज अ एंटायर ग्रुप यू वांट टू स्टडी, लाइक व्हाइल अ सैंपल इज सबसेट ऑफ अ पॉपुलेशन यूज्ड फॉर द, वही वाली चीज़ है, इसमें कुछ भी नहीं, जो मैंने बताया वही है ना। चूज अ स्पेसिफिक टारगेट पॉपुलेशन, चूज सैम्पलिंग मेथड। अब कौन सा मेथड आप ले रहे हैं, लाइक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ऐसे सैम्पलिंग जिनमें प्रोबेबिलिटी मतलब कि कुछ भी आ सकता है, लाइक व्हेन यू फ्लिप अ कॉइन इन अ एयर, है ना, इट माइट बी हेड और टेल, कुछ भी आ सकता है, तो ये प्रोबेबिलिटी है। नॉन प्रोबेबिलिटी, इफ़ यू डोंट फ्लिप अ कॉइन यू जस्ट से दिस इज दिस, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है भाई, तो वाली बात है। तो सैम्पलिंग का टाइप है, सैम्पलिंग में पूरा अलग से पढ़ाने वाला हूँ, नेक्स्ट मेरा लेक्चर शायद सैम्पलिंग ही हो, तो वो देखेंगे अपन, है ना। तो सैम्पलिंग के भी टाइप होते हैं, तो आप पहले पॉपुलेशन ले लें, टारगेट पॉपुलेशन को देख लें, सैम्पल साइज ले लें, और वो सैम्पल आपको कैसे लेना है वो डिसाइड कर ले, है ना। ये आपका 5th स्टेप है ना। तो रैंडम सिलेक्शन
और बेस्ड ऑन कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जो मेरे पास आया मैंने उनको ले लिया, जिन जो मेरे नोन में थे, लाइक मेरे 1000 बच्चे नोन में थे तो वो उसका टाइप उस हिसाब से मैंने ले लिया है ना। पॉपुलेशन अंडर ग्रेजुएट्स इन इंडिया, ये टोटल पॉपुलेशन होगी। अब इसका सैम्पल साइज हो गया, उन्होंने सिर्फ 300 बच्चे लिए हैं। कहाँ से? 10 यूनिवर्सिटीज़ से लिए। बता दिया था टर्मिनोलॉजी में, सिंपल है, ज़्यादा वो करने की कोई आवश्यकता नहीं है इसको स्ट्रेच करने की। वी आर नॉट गोइंग टू स्ट्रेच इट। नेक्स्ट जो चीज़ है, अब आपने क्या करा कि उन बच्चों को ले लिया। अब आपने टूल्स बनाए होंगे कि आपको कैसा डेटा कलेक्ट करना है उनसे। आप जो आप स्टडी करने जा रहे हैं, जिस चीज़ को आप चेक करने जा रहे हैं, द वे यू आर गोइंग टू टेस्ट योर हाइपोथेसिस, तो उससे रिगार्डिंग आपको जो कलेक्शन करना है डेटा का, वो आप करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप इज डेटा कलेक्शन, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन टू एड्रेस द रिसर्च ऑब्जेक्टिव, कि जो मैं चेक करने जा रहा हूँ, जो मैंने ऑब्जेक्टिव में सेट किया था कि माई स्टडी विल फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर थिंग, है ना। तो वो आप जब चेक करने जा रहे हैं तो वो कैसे चेक करने जा रहे हैं, वो डेटा आपको लेना है आपके पार्टिसिपेंट से, उन सैंपल से जो आपने लिया है। अब डेटा का भी 2-3 टाइप होते हैं, लाइक प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, है ना। प्राइमरी डेटा मतलब जो रिसर्चर डायरेक्ट लेता है, लाइक सर्वे, इंटरव्यू से, ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंट से, है ना, डायरेक्ट पार्टिसिपेंट से वो जब लेता है उस चीज़ को, तो उसको बोलते हैं अपन प्राइमरी डेटा। डायरेक्ट फर्स्ट हैंड डेटा इज प्राइमरी डेटा, लाइक फर्स्ट हैंड, है ना। सेकंड हैंड डेटा या फिर सेकेंडरी डेटा ऐसा है कि आपने सुना है ऐसा, या फिर लाइक मैगजीन से लिया है, गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स ऐसा बोलती है, कुछ स्टडीज़ ऐसी होती है। लाइक मैंने अभी रिसेंटली पबमेड पे एक आर्टिकल पढ़ा था, आई एम नॉट गोइंग टू स्ट्रेच इट कि भाई वो क्या था, क्या किस रिगार्डिंग था, लेकिन उसमें कुछ रेफरेंसेस ऐसे दे रखे थे कि भाई इससे रिगार्डिंग प्रीवियस सऊदी अरेबिया की नेशनल लेवल पे एक रिपोर्ट आई है कि इतने % बच्चे इस बीमारी से परेशान हैं, ये वो। तो उन्होंने क्या करा, प्रीवियस रिपोर्ट्स को यूज करा और उस बेसिस पे एक हाइपोथेसिस को टेस्ट किया। तो ये क्या है, तो ये सेकेंडरी डाटा उन्होंने काम में लिया है। इफ अगर वो ऐसा करते कि खुद ही उन बच्चों को देखते हैं या फिर उसका इम्पैक्ट चेक करते हैं ना, या फिर जो भी है प्रिविलेज चेक करते हैं, तो वो क्या होता है, फर्स्ट हैंड डेटा होता है। तो डेटा कलेक्शन करना है। नेक्स्ट अपन को 6th स्टेप है ना, ये वाली बात है। अब डेटा कलेक्शन आपको कैसे करना है, लाइक इंटरव्यू लेके, सर्वे ले रहे हो आप, क्वेश्चनरी में आपने 30 क्वेश्चन डाल दिए, 50 क्वेश्चन डाल दिए, रिसर्चर को बिठाया, मैंने आपको बिठाया, आपसे वो 30 क्वेश्चन पे टिक करवाया, पूछा, स्केल बनाया, है ना। तो वो जो आप रिस्पॉन्ड करोगे वो ये डेटा है ना। और उसके बाद वो जो डेटा है उसको मैंने एनालाइसिस किया, है ना। एनालिसिस में फिर आप क्या करते हैं, कुछ स्टैटिक्स यूज़ करते हैं, लाइक एनोवा टेस्ट वगैरह, टी टेस्ट, है ना, और मीन, मीडियन, मोड वगैरह आप निकालते हैं कि भाई एवरेज इतने बच्चे, लाइक मैंने देखा, हाँ, जो बच्चे लिए थे मैंने 60-70 कुछ बच्चे लिए थे, या 100 मेरा सैम्पल साइज था, तो उसमें से 20% बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे थे। उसमें से भी अच्छा का भी मैंने मेजरमेंट रख रखा था कि भाई 75% से ज़्यादा स्कोर करने वाले बच्चे बहुत अच्छे उसमें आ रहे हैं, गुड स्कोर है, और मीडियम स्कोर है या फिर लो स्कोर है, एवरेज। और इसको मैंने एक टर्म दे रखी थी कि ये ब्रिलियंट बच्चे हैं, ये एवरेज बच्चे हैं, और ये बिलो एवरेज बच्चे हैं, ये मैंने यूज़ कर रखा था। तो उसको मैं एनालाइज करके और उसको मैं सेगमेंट्स में डाल रहा हूँ कि इस तरीके के इन बच्चों को ये फर्क पड़ रहा है ना। वो इंटरप्रेट कर रहे हैं जो डेटा अपने पास है। लाइक आपने पूछ लिया, लाइक आपने टेस्ट ले लिया, तो आपने सर्वे लिया कि स्ट्रेस का सर्वे लिया कि कितने बच्चों को कितना स्ट्रेस हो रहा है। 10 बच्चे थे आपके पास, 10 में से 7 बच्चे आपके स्केल के हिसाब से 8 स्कोर कर रहे हैं और बाकी बच्चे कम कर रहे हैं। तो आपने एक उसका मीन निकाला कि भाई इतने % बच्चे जो है इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं या इनका स्ट्रेस लेवल ये है। तो दिस इज़ इट। तो आपने क्या किया, एनालाइज किया उस डाटा को। अब इसमें मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग जो चीज़ बताने वाला हूँ वो है ये, हियर इट इज़, डैम, हाँ। तो हियर इज़ द थिंग कि अब इसमें है कि डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स आप यूज़ कर रहे हैं और एक इन्फ्रेंशियल। ये कई बार क्या है, लोगों को समझ नहीं आती कि ये चीज़ क्या है। डिस्क्रिप्टिव जब आप यूज़ करते हैं तो इसके सिंपल एग्जांपल है मीन, मीडियन, सेंट्रल टेंडेंसी में जो आते हैं मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, एसडी वगैरह। तो ये आपने जो डेटा लिया है, लाइक 50 सैंपल से जो डेटा लिया है आपने, उससे एक्चुअल में लाइक उनका मीन क्या है, उनका मीडियन क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन पे कितना चेंजेस हो रहा है हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, है ना, जो आपने टेस्ट किया बाद में आपने देखा। तो उन 50 लोगों का जो एक्चुअल डेटा आप लिया है, आपने उसको एनालाइज करके जो फाइंडिंग आई है वो है डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स, वो आपने डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, सिंपल सी बात है। दूसरी जो चीज़ है इन्फरेंशियल स्टैटिक्स का मतलब ये है कि अब इस हिसाब से लाइक 500 बच्चों में से 70% बच्चे जो हैं
वो स्ट्रेस लेवल से उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है। तो ये तो ओरिजिनल डेटा हो गया, ये है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स। इस हिसाब से आप अज्यूम करके चल रहे हैं कि यहाँ पर अगर 50,000 बच्चे होते और इस सेम चीज़ों को आप प्रिडिक्ट करते कि मैं ये सेम टेस्ट यूज़ करता, तो मेरा आइडिया ये है कि फिर क्या चेंज हो जाता, लाइक है ना। इन जनरल मैं अगर प्रिडिक्ट करके चल रहा हूँ कि अगर ये लार्जर पॉपुलेशन पे होता तो उसका 70% का कम होकर 65% हो जाता, क्योंकि उसमें हालांकि वो एक अनसर्टेन डाटा होता है, वो उतना सर्टेन नहीं होता है। डिस्क्रिप्टिव जो सर्टेन डेटा कि आपके पास अवेलेबल है उसमें से आपने दिया। अब आप उस हिसाब से आप आगे का लार्जर पॉपुलेशन को मान के चल रहे हो कि भाई लाइक 2% लोगों को इतनी प्रॉब्लम है, तो इतने लोगों में से इतने लोगों को इतनी प्रॉब्लम होती होगी। तो दिस इज यू आर प्रिडिक्टिंग, व्हेन यू आर प्रिडिक्टिंग बेस्ड ऑन योर डिस्क्रिप्टिव फाइंडिंग जो आपकी आ चुकी है ऑलरेडी, यू द डाटा इन योर हैंड, उस हिसाब से आप एज्यूम कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इन्फरेंशियल स्टैटिक्स। अब इन्फरेंशियल स्टैटिक्स में कुछ टेस्ट आते हैं जैसे कि रिग्रेशन एनालिसिस, एनोवा, टी टेस्ट। टी टेस्ट, पेयर टी टेस्ट होता है, वो मैंने भी कंडक्ट किया हुआ है। जब मैं पढ़ाऊंगा आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा पेयर टेस्ट, एनोवा वगैरह, ये सब स्टेट्स अपन कवर करेंगे। बट यू हैव टू कमेंट इन कमेंट सेक्शन कि सर ये प्लीज़ पहले ये कवर करवा दे, तो देन आई कैन मेक एफर्ट फॉर यू गाइस, ओके। तो डिस्क्रिप्टिव वो हो गई और इन्फरेंशियल स्टेट्स वो हो गई, सिंपल है। हाँ, इसका फिर अब जब आएगी तो मैं अलग से भी बता दूंगा आपको, है ना। तो लाइक जो एक्चुअल डेटा है, लाइक 500 के सैंपल से आपने डेम यहाँ, तो डिस्क्रिप्टिव डेटा मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा जब भी अपन स्टेट्स कवर करेंगे। लाइक जो आपके पास है आपने एक्चुअल में ऑब्जर्व किया है वो डिस्क्रिप्टिव डाटा है, और इस बेसिस डिस्क्रिप्टिव डाटा के बेसिस पे आप अगर आगे जाके प्रिडिक्ट कर रहे हैं, अलग सारे से टेस्ट लगा रहे हैं, टी टेस्ट वगैरह, है ना, और एनोवा अगर आप कर रहे हैं, तो ये चीज़ जो है वो क्या होगी, एक तरीके की इन्फरेंशियल स्टेट्स हो गई, है ना। नेक्स्ट जो चीज़ है वो इंटरप्रिटेशन है, और इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग, ये आपकी 8th एंड फाइनल स्टेप है। इन स्टेप्स को आप और भी ज़्यादा कर सकते हैं, लाइक 9 या 10 भी आपको लिखनी है तो एक में इंटरप्रिटेशन लिख दे, फिर आप लिख दें रिपोर्टिंग, है ना। रेफरेंस भी इसमें आता है, रेफरेंस भी आप ऐड कर सकते हैं, वो सब चीज़ें। हाँ, इंटरप्रिटेशन मतलब जो डेटा आया है, यू हैव टू मेक सेंस आउट ऑफ इट, कि इसका मतलब क्या है। हमारी स्टडी जो हमने कंडक्ट करी, हाइपोथेसिस हमने टेस्ट करी, तो उसका कितना फ़र्क पड़ रहा है और उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उस डेटा से आप एक सेंस निकाल रहे हैं। कि लाइक आप 70% इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की टीचिंग से बहुत ज़्यादा परेशान है, तो यू आर मेकिंग अ सेंस कि भाई एक्चुअली परेशान है, वी कैन मोल्ड द काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म और द टाइप of lessons we are delivering to our student, because it is having a higher impact on their mental health. So according to that study, that finding, we have to do certain changes in that. तो इंटरप्रिटेशन कि उसका एक सेंस बना रहे हैं, और उस सेंस को बना के फिर आपने पूरा एक रिपोर्ट लिखा। रिपोर्टिंग का फॉर्मेट ये है, रिपोर्टिंग के ऊपर मैंने एक पूरा चैप्टर भी लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक ऑफ रिसर्च में, ऑफिशियली एक चैप्टर लिखा हुआ है मैंने। तो जब आप लिखते हैं रिपोर्ट, क्या होती है, रिपोर्ट एक स्मॉल प्रेजेंटेशन होता है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं होता, क्योंकि पूरी थीसिस तो आप दे नहीं सकते कहीं पे भी। तो लास्ट में आप क्या करते हैं कि जो भी आपने स्टडी करी उसमें कुछ टॉपिक्स कवर करते हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन, मेथडोलॉजी और रिजल्ट। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट आता है, ये यू गाइज नो इट, है ना, और डिस्कशन और कंक्लूजन, रिकमेंडेशन कि भाई आगे जाके मैं ये रिकमेंड करूँगा कि इस एरिया में मैंने गैप छोड़ दिया, आप यहाँ पे भी स्टडी कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर फील्ड को पकड़ के और यहाँ पे जा सकते हैं, है ना, जो भी नहीं कर पा। ओके, थैंक यू वेरी मच टू बी विद मी थ्रू आउट दिस सेशन, एंड आई होप ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा रिसर्च के रिगार्डिंग, आपके इंसाइट्स को काफ़ी बेटर एंड इम्प्रूव करेगा। एंड इवेंचुअली अपने यहाँ तक आ ही गए हैं, तो आई एम गोना आस्क यू फॉर अ फेवर, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, एंड जस्ट शेयर इट अवे, और टाइम टू टेक अ लीव गाइज। एंड एट द एंड आई जस्ट वांट टू से दैट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर हेल्थ, बिकॉज अभी चल रहा है थोड़ा सीजनल भी काफ़ी, तो ख्याल रखें अपना।